And here we go. This is CA Chevron mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well and set for today's session. RTP के बाद MTP once again. MTP में लाया हूं आपके सामने. अब MTP में we'll just discuss about the MTP. क्या ऐसे इंपॉर्टेंट था MTP में? क्या मुझे एडजस्टमेंट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट था क्या? जो था we'll discuss for that. Okay, चलो let's start with MTP. State with reasons true or false. जैसे मैंने RTP में कहा था, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मैंने तो दो कहा था कि आप मिनिमम 4 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन. बट MTP में एक ही क्वेश्चन आया था, अमाउंट स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स. अगर आप देखोगे जब कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स वगैरह बनता है तो उसके आजू बाजू टेम्पररी हट्स बनाए जाते हैं लेबर्स के लिए. ओके, वो बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि लेबर्स बहुत दूर दूर से आते हैं. अगर हम टेम्पररी हट्स नहीं बनाएंगे तो लोज लेबर घर जाएंगे और जरूरी नहीं है वापस आएंगे, और जितना डिले होगा कंस्ट्रक्शन उतना उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है. कंस्ट्रक्शन जितना स्पीड होता है हायर चांसेस है कि वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा, और कंस्ट्रक्शन जितना स्लो हो जाए उतना वो प्रोजेक्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चला जाता है और वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लॉस में जाना शुरू हो जाता है. तो लेबर्स के लिए हम टेम्पररी हट्स बनाते हैं. तो यस, इट इज नेसेसरी फॉर स्पीडी कंप्लीशन ऑफ द सिनेमा हॉल, सो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अच्छा, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म आल्सो नोन एज प्रूडेंस. फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉसेस को आज ही दिखाओ, बट अगर फ्यूचर में कोई फायदा है तो उसे इग्नोर करो. तो लाइक लैंड मैंने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए खरीदा था. इस लैंड का वैल्यू आज 5 करोड़ है, बट मैं इसका वैल्यू बढ़ा सकता हूं क्या? नहीं. सो यस, इट लीड्स टू अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट. द आंसर इज ट्रू. द आंसर इज ट्रू. करंट एसेट एंड अकाउंट करंट वन एंड द सेम. अरे करंट एसेट बोल दिया मैंने. करंट अकाउंट आपका फाउंडेशन का एक करंट अकाउंट आपका बैंक अकाउंट होता है, और अकाउंट करंट आपका फाउंडेशन का एक चैप्टर है. क्या है? दोनों अलग अलग है. यस, करंट अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट, वेयर एज अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट ऑफ द पार्टीज विच हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट. The answer is false. Both are not same. In case due date of the bill falls after the date of closing of the account, interest from the date of closing to such due date is known as reading interest. The answer is true. Reading interest कब अप्लाई होता है? जब आपका ड्यू डेट अकाउंट करंट की डेट से आगे चला जाता है. The answer is true. उसके बाद on the death of the partner, डेथ ऑफ द पार्टनर या डेथ ऑफ द पार्टनर, सरेंडर वैल्यू मिलती है क्या? नहीं सर, सम अश्योर्ड मिलता है. तो सरेंडर वैल्यू कब होगी? जब पार्टनर रिटायर होता है. जब पार्टनर कोई मरता है तो सम अश्योर्ड मिलता है JLP में. तो इसका आंसर फॉल्स है. कंपनी को लॉस हो रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि हम इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे डिबेंचर्स के. डिबेंचर्स होल्डर्स को हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाओ, यहां पे बिठाओ, उनको बोलना भाई साहब प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो देना पड़ेगा, बिकॉज डिबेंचर एक तरह का लोन है और लोन का इंटरेस्ट प्रॉफिट हो या ना हो आपको पे करना पड़ता है. द आंसर इज फॉल्स. ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स. डन. सर एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है, एंड ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे मेरे लास्ट अटेम्प्ट में चाणक्य बैच का था. चाणक्य बैच के अंदर मैंने थियरी दी हुई थी, वहां पे प्रोबेबली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की गई थी कि एक यूनिफॉर्मिटी लाती है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? यूनिफॉर्मिटी लाता है. इंडिया में कोई भी बंदा फिनेंशियल स्टेटमेंट बना ले, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर फॉलो करेगा तो हर एक के फिनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो जाते हैं. ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि कंपेरेटिबिलिटी रहे, इजी एनालिसिस रहे, सो ऑन एंड सो फोर्थ.
और ये आपका आपके मॉड्यूल में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये है इसका आंसर एंड ये टेलीग्राम पे चला जाता है, ये आपके नोट्स टेलीग्राम पे चले जाएंगे, क्वेश्चन के बाद आंसर, क्वेश्चन के बाद आंसर, ठीक है। ओके डन। नेक्स्ट सर यहां पे क्या बनाना है, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है डेबिट नोट नंबर और ये परचेज रिटर्न है, आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मेट बनाना है, डेट, कौन से डेट का रिटर्न है, डेबिट नोट का नंबर, क्लियर, 501 और 502, क्लियर। अब सर वो डेबिट नोट का नंबर लिख देना, पार्टीज के नाम लिख देना, अमाउंट लिख देना, और ये जिसका ये जो भी टोटल होगा ये परचेज रिटर्न अकाउंट में डाल देना। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो जो भी परचेज रिटर्न बुक का टोटल रहता है वो कहां चले जाता है, परचेज रिटर्न अकाउंट में। सर लेकिन यहां पे तो 4 ट्रांजैक्शन है बट यहां पे तो 2 है, इसका रीजन क्या है, चोपड़ा फर्नीचर्स कोटा एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ सेंट्रल टेबल, ये एक फर्नीचर है, ठीक है। अब सुनो, विच वॉज परचेज फॉर कैश। अब एक चीज समझो बेटा, परचेज रिटर्न में क्रेडिट परचेजेस का आता है। अगर आपने कोई चीज क्रेडिट में परचेज की थी और उसको अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर आता है। ये जो परचेज आपने किया था ये कैश में किया था। अब मेरा बिजनेस किस चीज का है, संपत एंड कंपनी, ये एक फर्नीचर डीलर है, तो फर्नीचर इसके लिए क्या है, गुड्स, फर्नीचर इसके लिए क्या है, गुड्स। ओके मुन्ना, सो ये फर्नीचर हमने कैश में खरीदा था, तो अगर मैंने कैश में खरीदा था तो परचेज रिटर्न बुक का पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज परचेज रिटर्न बुक में वही आता है जो आपने क्रेडिट में परचेज किया था। रिटर्न 1 प्रिंटर, अब बेटा प्रिंटर तो एसेट है और परचेज इज यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स, तो प्रिंटर मेरे लिए गुड्स है क्या, प्रिंटर मेरे लिए गुड्स है क्या, नहीं सर वो आपके लिए एसेट है, तो परचेज रिटर्न बुक में आपका एसेट नहीं जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के रिगार्डिंग, अब आपका एक एसेट है जिसका वैल्यू कितना दिख रहा है, 1 करोड़, ठीक है। कब दिख रहा है, 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 आपका एक प्लांट एंड मशीन है जो कि कितने की दिख रही है, 1 करोड़, ठीक है। और उस दिन पे, इसी दिन पे रीवैल्यूएशन सरप्लस दिखता है। अच्छा, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक है जहां पे बोला जाता है अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी का आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो और आप अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब भी आप अपवर्ड रीवैल्यूएशन करते हो तो वो कहां चले जाता है, द रीवैल्यूएशन सरप्लस में, ठीक है। तो हमने अपवर्ड रीवैल्यूएशन किया था हमारे एसेट को फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए रीवैल्यूएशन सरप्लस में 10 लाख रुपए चला गया। एज पार्ट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस revaluing the assets on yearly basis. Another valuation was carried down on 31st December 2020 कर देते हैं यहां पे 23. Evaluate the impact if the fair value as a result of revaluation on 31st December 2023 was 1 crore 5 lakh and 85 lakh. अब देखो, अब आपका वैल्यू कितना हो चुका है, 31 दिसंबर 2022 को 1 करोड़ है और 1 करोड़ आफ्टर रीवैल्यूइंग है, मतलब पहले था 90 लाख, फिर आपने 10 लाख से बढ़ा दिया, तो 10 लाख आपने एसेट में प्लस कर दिया और 10 लाख आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दिया। अब केस नंबर ए, अगले साल इस एसेट का वैल्यू हो चुका है 1 करोड़ 5 लाख,
कितना हो चुका है 1,05,00,000, तो 5 लाख से बढ़ गई, तो सर वापस से ये जो 5 लाख रुपए 1 करोड़ ऑलरेडी है, 1 करोड़ की चीज 1 करोड़ 5 लाख हो गई, तो ये 5 लाख रुपए एसेट में प्लस कर दो और रीवैल्यूएशन सरप्लस में भी प्लस कर दो। लेकिन सर अगर वैल्यू कम हो जाता है, सेकेंड टाइम रीवैल्यूएशन में वैल्यू कितना हो गया 85 लाख, तो आपका एसेट 15 लाख से कम हो गया। हाँ जी सर, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 लाख कम हुआ, सबसे पहले 1 करोड़ की चीज 85 हो गई, तो जो 15 लाख कम हुआ, ये 15 लाख सबसे पहले एडजस्ट होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस से, तो 15 लाख में से रीवैल्यूएशन सरप्लस झेल लेगा 10 लाख रुपए। अब बचा 5 लाख, ये 5 लाख कहां चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यही चीज आपको गिवन है थियरी में। पहले टाइम में जब 1 करोड़ 5 लाख हुई तो आपने एसेट में बढ़ाया, रीवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ा दिया, बट सेकेंड टाइम में आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस को पहले एडजस्ट किया, जितना बच गया डिफरेंस आपने कहां डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एसेट डेबिट रहता है, डेबिट को कम करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो आपने क्रेडिट कर दिया 15 लाख से। ये हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ था डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है बेटा। कैश बुक ऑफ कृष्णा ट्रेडर शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 8,24,400 एट बैंक, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 8,24,400। ओके सर, डन है, बट डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। आफ्टर चेकिंग यू फाइंड आउट द फॉलोइंग। बीआरएस का डेट क्या है, 31 मार्च। ऑन 12th मार्च 2023 द पेमेंट साइड मतलब होता है क्रेडिट साइड, कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड वॉज अंडर कास्ट बाय 24,000, मतलब 24,000 आपने कम माइनस किया था, सुधारने के लिए क्या कर देंगे 24,000 माइनस, आजा भाई साहब कहां है इसका, 24,000 माइनस, ठीक है भाई, लेस मतलब मेले हो जाता है माइनस, ठीक है। अब जो संपूर्ण बैच में पढ़े हैं बच्चे मुझसे, ये आप माइनस कॉलम में लिख दोगे, ये ऐड वाले सारे के सारे प्लस कॉलम में और ये माइनस वाले सारे के सारे माइनस कॉलम के अंदर। ओके, दो बार क्यों आ गया भाई ये सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 1,70,000 issued on 20th March was not taken into बैंक कॉलम। ये मैंने इशू कर दिया है, क्या आपको कुछ ऐसा बोला क्या अनप्रेजेंटेड वगैरह, नहीं, मैंने इशू कर दिया और मेरे बैंक से बैलेंस भी कम हो गया, बट इसको मैं अकाउंटिंग नहीं किया, किसमें, कैश बुक के बैंक कॉलम में। डन सर, अब अकाउंटिंग नहीं किया, मेरा बैंक का बैलेंस कम हो चुका है, मैंने कम किया क्या, नहीं, तो मुझे भी कम करना पड़ेगा, 1,70,000 माइनस। ओके, ऑन 22nd March the debit balance of 37,000 as on the previous day was brought forward as credit balance। आपने डेबिट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, कैश बुक में हुआ ये, क्रेडिट माना मतलब माइनस, डेबिट मतलब प्लस। डेबिट 37,000 चाहिए थे, बट आपने क्रेडिट 37 कर दिया। जब किसी चीज को डेबिट करना था आप उसको क्रेडिट कर दो, तो क्या करना पड़ता है आपको, अमाउंट को प्लस 60 30 30 60 7 7 14 74 प्लस, ठीक है, ये ऐड मतलब प्लस कॉलम। ओके सर, डन। उसके बाद आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 84,000 इशूड 57,000 वर एनकैश्ड ऑन मार्च 2023। एनकैश मतलब प्रेजेंटेड, मैंने इशू किया था 84, प्रेजेंट कितने हुए 57,
तो मेरे को क्या चाहिए रहते, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो 84 माइनस 57, 27,000 ऐड होंगे। मैंने माना मेरा बैलेंस कम हो गया, बट रियलिटी में कम हुआ क्या? नहीं। सही कौन? हमेशा बैंक, तो प्लस। ओके, डिविडेंड ऑफ 70 कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया 70,000, मेरे इसमें प्लस 70,000। उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 40,000 पेड विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब बैंक में 70,000 आ गए थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो प्लस कर दो 70। 40,000 माइनस हो गए थे, मैंने माइनस नहीं किया, तो 40,000 माइनस कर दो, ये पूरा माइनस है। नेक्स्ट, वन चेक इशूड, इशूड मतलब मैंने पेमेंट के लिए दिया, ऑफ 2,58,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने इशू किया, इशू किया मतलब आपने माना आपके अकाउंट से पैसा कम होगा, तो आपने एक बार माइनस करना चाहिए था 2,58,000, आपने 2 बार माइनस कर दिया। तो सुधारने के लिए क्या करेंगे? सर 2 बार माइनस हो चुका है, सुधारने के लिए एक बार प्लस कर देंगे, 2,58,000 प्लस। ओके, अ डेटर मिस्टर ए deposited the check of 464,000 into the bank directly in the month of March without informing Krishna. The same check was dishonored by the bank due to insufficient fund in the month of March itself. अच्छा, मैं बात बताओ, ये देखो, ये बहुत बढ़िया चीज है, 7वां वाला पॉइंट। एक डेटर ने, समझो डेटर का नाम कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अच्छा, डिपॉजिट किया तो मेरे को बताया क्या? नहीं। तो क्या मैंने बैलेंस बढ़ाया क्या? नहीं सर, आपने बैलेंस नहीं बढ़ाया। ओके, और ये चेक बाउंस भी हो गया, चेक बाउंस भी हो गया, तो टेक्निकली मेरे अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं, मतलब बैंक का भी उतना है, मेरा भी उतना है, बिकॉज जब उसने चेक डिपॉजिट किया था मैंने अकाउंटिंग नहीं किया था, तो इसका नो इफेक्ट है। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, नो इफेक्ट। ऐसा आपको आपके मॉड्यूल में दिखेगा, या मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, बड़ी इजी है, कोई नहीं। अ चेक फ्रॉम कस्टमर ऑफ 10,000 was deposited in a bank on 28th March but was dishonored and the advice received from the bank on 3rd April. मैंने चेक डिपॉजिट किया, कब डिपॉजिट किया? 28th मार्च को। मैंने माना मेरा बैलेंस बढ़ गया, क्लियर? अच्छा, बैंक ने मुझे एडवाइस कब भेजा? एडवाइस मतलब एसएमएस। एसएमएस कब भेजा कि ये चेक डिसऑनर हो गया? 3 मार्च को, जबकि टेक्निकली वो चेक डिसऑनर पहले ही हो चुका था। तो मैंने माना मेरा बैलेंस बढ़ गया, बट रियलिटी में बढ़ा क्या? नहीं। सही कौन? हमेशा बैंक। तो मैंने माना मेरा बैलेंस बढ़ गया, बट रियलिटी में बढ़ा क्या? नहीं, चेक डिसऑनर हो गया। बैंक ने बाद में बताया मेरे को, लेकिन डिसऑनर तो हो गया, तो ये क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये देखो यहां पे नोट भी डाला हुआ है वो 64,000 के लिए। नेक्स्ट, बैंक पेड क्रेडिट कार्ड बिल 5,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। मेरे अकाउंट से 5,000 कट गए डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के बिल के नाम से, बैंक ने मुझे नहीं बताया। सही कौन? हमेशा बैंक। बैंक में से माइनस कर दो 5,000। ओके, डन। उसके बाद बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड, भगवान ऐसा करवाते जा। बैंक ने गलती से मेरा अकाउंट क्रेडिट कर दिया। बैंक क्रेडिट करता है मतलब मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा दिया। बैंक का क्रेडिट मेरे लिए डेबिट रहता है, तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया मतलब बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, मेरे को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितने से? 50,000 से ऐड। अब देखो ये बीआरएस का डेट क्या है? 31 मार्च। बीआरएस का डेट क्या है? 31 मार्च। क्या आपको क्वेश्चन ने एडजस्टेड कैश बुक बनाने को बोला क्या? इवन तो देखो ईयर एंड है, हाँ, थियोरेटिकली ईयर एंड पे एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ता है, बट क्या आईसीआई ने बनाया क्या? नहीं, बिकॉज आईसीआई सम्स में क्या करता है, जब तक एडजस्टेड कैश बुक खुद से ना बोले तब तक नहीं बनाना।
तो थियरी कॉन्ट्रडिक्ट करती है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को, और यही चीज अपन क्लासेस के अंदर सीखते हैं कि आईसीआई क्या करता है। होप सो जो संपूर्ण बैच के बच्चे हैं उनको पता होगा कि इसमें क्या करना था। ओके डन। बैंक क्रेडिट अ चेक ऑफ 4,000 सेविंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ कृष्णास ट्रेडर्स इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द करंट अकाउंट। अच्छा, आपने फर्म के बिजनेस के अकाउंट में पैसा डालना था, बैंक ने, बैंक ने बिजनेस के अकाउंट में पैसा डालना था, बट क्या किया, ओनर के अकाउंट में डाल दिया। अच्छा, बिजनेस के हिसाब से तो उसके अकाउंट में 4,000 आगे होंगे, बट टेक्निकली आए क्या, नहीं सर नहीं आए। तो बिजनेस के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया होगा, बट रियलिटी में बढ़ा क्या, नहीं। ये जो 4,000 बढ़ा है वो ओनर के अकाउंट में बढ़ा है, धंधे के अकाउंट में नहीं। सही कौन, हमेशा बैंक। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। हम बीआरएस बिजनेस का बना रहे हैं। 1,000 डिस्काउंट रिसीव्ड रॉन्गली क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम। अच्छा, आपको डिस्काउंट मिलता है, आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आप एंट्री क्या करते हो, पास, डिस्काउंट को क्रेडिट कर देते हो। आपने, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा तो आपके लिए कमाई रहती है, तो आपको डिस्काउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, बट आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट का क्रेडिट मतलब पैसा गया। रियलिटी में डिस्काउंट को क्रेडिट करना था, आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, मतलब गलती से आपने बैंक को माइनस कर दिया। सही कौन, हमेशा एचडीएफसी बैंक। आपने अपने आप को 1,000 माइनस कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपए प्लस। ओके, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके ना पीवाईक्यू में है ना पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के आरटीपी में, तो ये पॉइंट नया है। क्लियर, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, लैंग्वेज में नया है, कंसेप्ट तो वही है। बैंक डेबिटेड डेबिट चार्जेस 400 ऑन 25 मार्च, बट मुझे पता नहीं चला, बैंक ने चार्जेस काट लिए, मतलब बैंक ने कम कर दिया। क्या मैंने कम किया, क्या नहीं। सही कौन, हमेशा बैंक। तो 400 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस। डन है यहां पे तो। ओके लेट्स मूव। ये वाला क्वेश्चन ग्वालियर, ये देखो घी शुगर वाला है, या नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन था। अगर इन केस आपको ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं समझा, डू वेट, कंसाइनमेंट का पीवाईक्यू आ रहा है, उसमें आप देख लेना। ये मैं बहुत बार करवा चुका हूं सेम चीज को, और मैंने शायद चाणक्य बैच में कराया हुआ था। सेम चीज आई चुकी है जो हमने बैच के अंदर भी कवर की हुई है। ओके, यहां सबसे इंपॉर्टेंट था एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन। ओके, तो ये सेम चीज अपन बहुत बार कर चुके हैं, और ये करंट अटेम्प्ट के आरटीपी में भी था, एमटीपी में भी है। ठीक है बेटा, आंसर मैंने दे दिया है। ओके, अच्छा, मिस्टर अब्राम ओड 4,000 ऑन 1 जनवरी 2019 टू अब्राम। आर्यन है और अब्राम है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, इट वॉज अग्रीड बिटवीन द पार्टीज, इंटरेस्ट एट द रेट 10% टू बी कैलकुलेटेड। 15 जनवरी, ये 1 जनवरी को ओड है। ठीक है, 15 जनवरी अब्राम सोल्ड गुड्स टू आर्यन, अब्राम बॉट गुड्स फ्रॉम आर्यन, आर्यन पेड कैश टू अब्राम, आर्यन एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन। तो आर्यन के लिए, आर्यन ने एक्सेप्ट किया तो आर्यन के लिए बिल पेबल, और अब्राम के लिए बिल रिसीवेबल। दे अग्री टू सेटल द कंप्लीट अकाउंट इन वन सिंगल पेमेंट ऑन 15th March. Prepare Mr. Aryan in account current with Mr. Abram, okay, and ascertain the amount to be paid. Ignore days of grace, मतलब जो बिल है ना, जो बिल है उसमें 3 दिन इग्नोर करना है। ठीक है बेटा, तब यहां पे आ जाओ, आर्यन इन अकाउंट करंट विद अब्राम। अब यहां पे ध्यान दो, क्लियर, सीधा सीधा हिसाब है। पहली बात तो आपको यह समझना पड़ता है कि आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, आर्यन की कि अब्राम की। ओके, देखो बेटा एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपके लिए कि आपको क्या बोला है, आर्यन इन अकाउंट करंट विद अब्राम, तो आप अकाउंटिंग कर रहे हो अब्राम की। ठीक है,
मतलब आप अकाउंटेंट किसके हो? अब्राहम के, और आर्यन इज जस्ट अ कस्टमर। ठीक है भाई, तो हर चीज किसके हिसाब से? अब्राहम के हिसाब से। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल अब्राहम ने परचेस किया जनवरी 29 को, तो ये जैन 29 का आ गया आपका। अब्राहम बॉट, तो एंट्री क्या होती है? परचेज डेबिट, आर्यन क्रेडिट, तो आर्यन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ऐसा आपको करना था और कुछ नहीं है इसमें भी। याद है सबको? सॉर्टेड है भाई? क्लियर है मुन्ना? ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। गुप्ता सेंड्स अ कस्टमर, ये सेम आपको क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मिलेगा, सेम टाइप का। अप्रूवल का लेटर रिसीव हुआ था, फिर अवेटेड फॉर अप्रूवल 45,000। ये सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन है। सौगरा में मैं आपको अब भी बता रहा हूं, सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल में टोटल 9 क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल वाले ही है। टोटल 9 क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल में ही है। बस उतना भी आप कर लोगे, आपको 5 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है राजा? उतना ही अगर आपने कर लिया आपको 5 मार्क मिल जाएगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने आपको जब बैच चल रही थी संपूर्ण की, मैंने आपको यह कहा था कि सोगरा से पूछने की प्रोबेबिलिटी है। उसका रीजन ये है, दिसंबर के बाद से फॉर श्योर ये चैप्टर नहीं रहेगा, तो दे विल टेस्ट यू दिस अटेम्प्ट, या तो दिसंबर अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस आपको टेस्ट करेंगे। और टोटल 9 क्वेश्चन है जिसपे आपको 5 मार्क मिल जाएंगे। और 9 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन तो बेटा सिमिलर है जो अपन ने रीसेंट बैच के अंदर किए हुए हैं। सो इट्स बेटर आप कर लो। देखो मैं 100% गारंटी नहीं दूंगा ये आएगा, बट प्रोबेबिलिटी आने की, बिकॉज ये और इसका नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट है। अब बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि क्योंकि दिसंबर अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट है तो आईसीआई तब देगा। मैं उल्टा सोचता हूं, क्योंकि वो आखिरी अटेम्प्ट है, सबको पता है कि वो तब देने की प्रोबेबिलिटी है, वो इस बार देगा। मेरी गट फीलिंग है इस बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भी क्वेश्चन आएगा, अकोमोडेशन बिल, कंसाइनमेंट पे भी आएगा, सौगरा पे भी आएगा, अकाउंट करंट पे भी आएगा, और एवरेज ड्यू डेट पे आएगा। सारे स्पेशल ट्रांजैक्शन पे मेरे को इस बार गट फीलिंग है आएगा क्वेश्चन। ओके, इट्स बेटर आप ये 5 चैप्टर के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। पहले आप नॉर्मल कैजुअल सेल्स है तो पहले आप सेल्स मान दो, फिर जो रिटर्न आ गया उसको रिटर्न ले लो। फिर अगर उसने आपको फिर ये रिटर्न हो गया, उसने अगर आपको ड्यू डेट तक कुछ नहीं बताया तो आपको सेल को कैंसिल करना पड़ेगा और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। इन्वेंट्री एट कॉस्ट, और सेल जो आपने कैंसिल किया वो सेलिंग प्राइस का कैंसिलेशन है, और ये दिसंबर 31 ही है। चलो नेक्स्ट, प्लांटिंग एसोसिएट, ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में जाना, सेल्फ सॉल्विंग में, और ये रिटायरमेंट डेथ किसका है? ये रिटायरमेंट चैप्टर में चले जाना, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूं। क्लियर? बिल्डिंग, नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है ऑनेस्टली। इस क्वेश्चन में जेन्युइनली कुछ नया नहीं है, वही सब बातें। तीनों के कैपिटल है, रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देना, लॉन्ग टर्म डेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, कुछ भी प्लस माइनस रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन 3 लाख, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बिल्डिंग को 5% डेप्रिशिएट करना है, मशीन को 20% से करना है, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 45,000, इन्वेस्टमेंट कितने के दिख रहे? 36 को रिटायरिंग पार्टनर कितने में लेके गया? 45 में, तो सबसे पहले 9,000 रिवैल्यूएशन में डाल देना, और 45,000 क्योंकि पार्टनर एक एसेट लेके गया है तो एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर मतलब कौन सा पार्टनर लेके गया? रिटायरिंग कौन है? प्लांट, तो प्लांट का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
बिकॉज प्लांट उसके लिए पैसा नहीं दे रहा, वो बोल रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा हूं। ओके, और आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे दिया है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। क्लियर, डन। बट यहां पे याद रखना, एक पार्टनर जा रहा है, दूसरा पार्टनर आ रहा है, तो यहां पे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो थोड़ा हिसाब से निकालना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। क्लियर, और यहां पे आपको नोट दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि कैपिटल 6 लाख होने वाला है तो आपके पास पैसा आने वाला है। लीफ भी लेके आएगा क्योंकि लीफ एक एडमिटिंग पार्टनर है, और उसके बाद क्योंकि इनके कैपिटल रेशियो में इनका कैपिटल हो जाएगा, पीएसआर के रेशियो में इनका कैपिटल हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सरप्लस पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा उससे आप बैंक ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट कर दोगे, और जो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर है ना, वो उसको पे नहीं करना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। मतलब नया पार्टनर आ रहा है, उसके बाद कैपिटल 6 लाख रहेगा, तो कोई ना कोई दोनों में से पार्टनर जो रिटायर होने के बाद बचे हुए हैं, मतलब रिटायर कौन हो रहा है, प्लांट, पार्टनर कौन कौन थे, सीड, प्लांट एंड फ्लावर। पार्टनर कौन कौन थे, सीड, प्लांट और फ्लावर, और तीसरा पार्टनर कौन आ रहा है, अगर प्लांट चला गया तो नया पार्टनर लीफ आ रहा है, तो नया पार्टनर लीफ अपने साथ कैपिटल लेके आएगा फॉर श्योर। गुडविल का देख लेना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, गुडविल के लिए कुछ नहीं बोला, गुडविल के लिए पैसा लेके नहीं आ रहा है ये। ओके, उसके बाद सीड, हाउस और सीड, फ्लावर और लीफ तीनों पार्टनर रहेंगे, तीनों पार्टनर कुछ ना कुछ और कैपिटल लेके आएंगे, तो आपके पास सरप्लस बचेगा, जो भी सरप्लस है उससे ये बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देना भाई साहब, 1,32,000 का। तो आपका आंसर, आपका कैश में एनीवेज 1,32,000 रुपए तो मिनिमम टू मिनिमम पैसा होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है ये रीपे करने वाले हो आप। ओके, ये बनाया हुआ है आपके लिए, देखो इधर ध्यान दो, फ्लावर लेके आ रहा है 234,480, लीफ लेके आ रहा है 180, ये लेके आ रहा है 31,200, तो तीनों पार्टनर पैसा लेके आ रहे हैं। ओके, ये देखो सीड, फ्लावर और लीफ, और इससे आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया, तो मिनिमम 1,32,000 तो आएगा ही आएगा, लेकिन कितना आया, 4,45,680। तो एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना बेटा, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो मैंने कवर कर दिया है। अब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है आपके सामने, ये बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस है, बैलेंसेस मतलब कहीं ना कहीं ये आपके ट्रायल बैलेंस हो सकता है क्या, लेट मी चेक, नहीं बेटा ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, हाँ ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, सिर्फ आपको बैलेंस गिवन हुआ है, बात खत्म, ठीक है। परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, अरे बाप रे, परचेज के अंदर सेल रिटर्न है और सेल इंक्लूड्स परचेज रिटर्न, पता नहीं कौन नशेड़ी अकाउंटिंग कर रहा था। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले परचेज में, परचेज के अंदर सेल रिटर्न है तो परचेज में से सेल रिटर्न हटाओ, सेल में से माइनस करो, क्लियर, और सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न है तो सेल्स में से इतना फिगर हटाओ और परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस कर लेना। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, परचेज है उसमें से सेल रिटर्न हटा दो, क्लियर, क्योंकि उसके अंदर इंक्लूडेड है, और परचेज रिटर्न यहां से माइनस हो जाएगा, और जो आपका सेल है, सेल के अंदर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न हटाओ और सेल रिटर्न यहां से माइनस कर देना, ठीक है बेटा, ये होगा इसका। इन्होंने बहुत गोची की है, आप ध्यान से करना ये चीज को, क्लियर। पहले परचेज में से सेल्स रिटर्न हटाओ, हटा दिया, माइनस कर दिया, फिर उसके बाद सेल्स, अच्छा सर सेल्स रिटर्न माइनस क्यों कर रहे बेटा, देखो परचेज डेबिट रहता है, सेल्स क्रेडिट रहता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट रहता है, इसलिए उसने परचेज के अंदर सेल्स रिटर्न ऐड कर दिया है, बट अपने को सही चीजें करनी है, सेल्स रिटर्न माइनस करना है यहां पे,
और फिर उसको सेल्स में से माइनस कर देना। परचेज रिटर्न क्योंकि क्रेडिट रहता है तो उसने क्रेडिट के साथ जोड़ दिया, जो कि गलत है, यहां से माइनस करके यहां पे माइनस कर देना। गुड्स विथड्रॉन ड्रॉइंग्स में से माइनस, सॉरी कैपिटल में से माइनस, और दूसरा परचेज में से भी माइनस, क्योंकि विड्रॉ किया है ओनर ने। डाउटफुल डेट्स आप कर सकते हो। फ्री सैंपल्स पब्लिसिटी के लिए, तो वापस से एडवर्टीजमेंट के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और परचेज में से माइनस। डन। वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू 900 वर इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। यहां पे ध्यान दो, यहां पे आपका वेजेस अकाउंट कहां पर है, हाँ ये वेजेस अकाउंट दिख रहा है, इसके अंदर 900 रुपए इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि आपने प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए वेजेस दिए थे। अब हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, मशीन को पुट टू यूज लाने तक के खर्चे मशीन में जाना चाहिए, तो ये अमाउंट मशीनरी में ऐड होना चाहिए 900 रुपए, जो कि कब पे किया था, अप्रैल में। बट आपने उसे कहां ऐड कर दिया, वेजेस में, तो मैं वेजेस में से 900 रुपए हटाऊंगा और आपका प्लांट एंड मशीनरी में 900 रुपए प्लस करूंगा। डन। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2023 हैज बीन कंसिडर्ड 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। अच्छा, आपको बोल रहा है कि एज ऑन 31 मार्च 2023 आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 1,60,000। ये 80% है स्टॉक का, मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया सर? अगर 1,60,000 80% है तो उसको डिवाइड कर दो 80% से। अगर ये 80% है तो टोटल आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 2 लाख। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया है, 2 लाख। आपको बैंक ओवरड्राफ्ट से एक इंफॉर्मेशन मिली है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड। अच्छा, डेप्रिशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को। प्लांट एंड मशीनरी 39,100 की थी, प्लस 900 रुपए ऐड कर देना, जो अपन ने एडजस्टमेंट किए थे 15% लगा देना। फर्नीचर एंड फिटिंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 12 मार्क फ्री फंड के है। ये देखो, यहां से सेल्स रिटर्न माइनस किया, ओके, और यहां से आपका परचेज रिटर्न माइनस किया। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। आपका सेल्स कितना है, 430,600। 430,600 यहां पे कितना दिख रहा है, 427,150। तो भाई साहब, इन्होंने पहले क्या किया, इसमें से जो मैंने गड़बड़ी किया था 3340 की, मैं आपको एक बार करके बता देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत बता दिया। सेल्स कितना है भाई, 430,600। 430,600 के अंदर परचेज रिटर्न इंक्लूडेड था 3450, वो हटा दो, और सेल्स रिटर्न कितना था 5150, वो भी हटाना है। कर लो माइनस, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मुन्ना, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो, एक सेकेंड, मैंने क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू ऑफ 80। अरे सुनो 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 सुनो, मेरी गलती, मैंने लास्ट लाइन नहीं पढ़ा था, मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने ये लास्ट लाइन नहीं पढ़ी थी। देखो बेटा, मैं घर से पढ़ के नहीं आता हूं, नहीं तो मैं एकदम भगाभग आपके सामने में पढ़ता हूं, और आई डू दैट। वो आपको बोल रहा है कि 1,60,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, अब बैंक ओवरड्राफ्ट इशू कर रहा था स्टॉक पे, तो बैंक का कैलकुलेशन कैसा रहता है, कितना ओवरड्राफ्ट देगा? बैंक ने कैलकुलेट किया कि जो भी स्टॉक होगा उसका 80% इज द मार्जिन,
इधर ध्यान दो वापस से, जो भी स्टॉक है, 2 क्यों आ गया, जो भी स्टॉक है उसका 80% वैल्यू हम पकड़ेंगे, बिकॉज स्टॉक का वैल्यू कम ज्यादा होता रहता है, और वो 80% में से 20% हम मानेंगे ओनर का कंट्रीब्यूशन है, तो हम 80 के 80% का बैंक ओवरड्राफ्ट देंगे, हम 80 के 80% का बैंक ओवरड्राफ्ट देंगे। एक बार पढ़ लो, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग हैज बीन कंसिडर्ड as 80% of the real value of stock deducting 20% margin. Okay, and after adjusting the marginal value of 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft. तो भाई साहब 1,60,000 को डिवाइड बाय 80% कर देना, 2 लाख आ गया, ठीक है। फिर आप 2 लाख को वापस 80% से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 लाख, क्योंकि बैंक ने क्या बोला, जो भी स्टॉक है उसका 80% हम कंसिडर करेंगे और वो 80% का 80% हम ओवरड्राफ्ट देंगे। तो आपका ओवरड्राफ्ट 1,60,000 हो गया, जो कि 80% है ऑफ दिस, तो ये कितना हो गया, 2 लाख। अब 2 लाख 80% है स्टॉक का, तो ये कितना हो गया, 2.5 लाख। कर लो एक बार कैलकुलेट बेटा, 2.5 लाख का 80% होता है 2 लाख, और 2 लाख का 80% होता है 1,60,000। या कोई ऐसा बोले सर 80% का 80% होता है 64%, बिल्कुल। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 64%, आपका आंसर वही आएगा। जैसा आपको ठीक लगे, बट इट्स अ गुड एडजस्टमेंट, आई अप्रिशिएट। आईसीआई ने आफ्टर लॉन्ग टाइम एक अच्छा एडजस्टमेंट दिया था, ठीक है मुन्ना। चलो, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट्स डन। अब एक एनपीओ का क्वेश्चन है, रॉक्सी लाइब्रेरी, या आपके मॉड्यूल या पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन है, बिकॉज मेरे को ध्यान आ रहा है बैच के अंदर मैं सेम टाइप करवा चुका हूं। कैपिटल फंड, एक्सपेंस पेबल, इलेक्ट्रिक, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, कैश एट बैक, कैश इन हैंड, ये रिसीट एंड पेमेंट है। एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लेक्चर, इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी। जब भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रहना, यहां पे अलर्ट हो जाना भाई, क्योंकि यहां कभी कभी अक्रूड का कोई हिसाब किताब होता है। बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, अब सुनो, ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट है। पैसा आया तो डेबिट, और पैसा गया तो क्रेडिट। तो अब सुनो, आपने इन्वेस्टमेंट जो भी किए होगे उस पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इतना, और आपने करंट ईयर में और इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपने और इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है 1,60,000, ठीक है। ओके, डन 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 डन। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू बी कैलकुलेटेड at the rate 5% per annum including purchase made on 1st October 2020 for 1,60,000। अब आपको बोल रहा है कि भाई साहब देखो, आपको पर एनम 1,60,000 का 5% पर एनम है। आपने सिक्योरिटी कब खरीदे, अक्टूबर, और मेरा ईयर एंड हो रहा है मार्च 23, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ओके। तो 6 महीना, तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ये हो गया 8,000 रुपए, जितना मेरे को लगता है। 1,60,000 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, सॉरी 4,000 तो इसका इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, आपके पुराने बैलेंस शीट में 6 लाख था, ये 6 लाख तो साल के स्टार्ट से है, तो 6 लाख का 5% इंटू
पूरे 12 महीने हैं तो ये कितना हो गया 30,000, ये कितना हो गया 30,000, 30 + 4 टोटल ब्याज कितना होना चाहिए सर? अमाउंट मिलना चाहिए 34,000 बट कितना मिला है 32, मतलब अभी भी 2,000 रुपए रिसीवेबल है, कमाई रिसीवेबल है, तो 2,000 रुपए बैलेंस शीट के एसेट साइड और वही आपके लिए क्या हो जाएगी कमाई। कहां गया आपका बैलेंस शीट का एसेट? अच्छा इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई है, ओके, तो वो 2,000 आपको रिसीवेबल है, कमाई 34,000 आपकी कमाई है, तो ये 34,000 है, जिसमें से 32,000 मिल चुके हैं, 2,000 रिसीवेबल है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। यहां तक तो डन है, और कुछ है नहीं नया इसमें, बाकी तो ठीक है, डन। अ ट्रेडर, अरे भाई साहब ये आपका फॉरवर्ड मेथड है, सेम आपका कहीं ना कहीं यहां पे जो कैश सेल्स दिख रहा है ना, ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना। मेरे को सिर्फ देखना है टोटल कितना माल बिका, टोटल कितना माल परचेज किया। ये सेम टाइप आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टेकिंग का, और ये सेम टाइप कहीं ना कहीं आपका आरटीपी में भी था। ओके डन भाई, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शेयर कैपिटल, ये डिबेंचर पे क्वेश्चन है, ये शेयर कैपिटल पे क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये आपका पीवाईक्यू का पार्ट है, पीवाईक्यू में देखना आपको सेम टाइप मिलेगा। और ये डिबेंचर्स, यहां पे आपको कैलकुलेशन करना है, अरे यहां पे कुछ नहीं, आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी पीवाईक्यू है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स निकालना है। और क्योंकि रिडीमेबल सीधा 5 साल बाद है, तो जो भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आएगा उसको डिवाइड बाय 5 कर देना और 5 साल में बांट देना इक्वल प्रोपोर्शन में, क्योंकि अमाउंट रिडीम हो रहा है एक साथ। ये देखो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, आपका आंसर डक 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 डक। ठीक है बेटा, दैट्स द वे, माही वे। क्लियर? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। भाई साहब इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी of ledger posting and journal entry so that we can find out the errors and rectify the same before the financial statement has been made is the major objective. What are the rules? ये चाणक्य बैच में मैंने पढ़ाया हुआ है। चाणक्य बैच में 95% प्रोबेबिलिटी है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैंने देखा नहीं है बट मैंने को ध्यान आ रहा है, क्योंकि वो मैंने पीडब्ल्यू जाके लिया था, नोएडा से लिया था वो सेशन, तो मेरे को ध्यान है कुछ कुछ क्वेश्चन कि मैंने ऐसा टाइप का करवाया हुआ है। रूल्स ऑफ लेजर पोस्टिंग क्या है भाई साहब? आपको जर्नल एंट्री आपने देखा, जर्नल एंट्री में एक का अकाउंट डेबिट है या कोई पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट है, तो लेजर में उसके पर्टिकुलर अकाउंट के डेबिट साइड चले जाना, वो अमाउंट लिख देना, और क्रेडिट वाले का नाम सिर्फ डेबिट वाले में लिख देना, टू गिव अ रेफरेंस वो पैसा कहां से आया है या वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किस पर्सन के साथ हुआ है। ठीक है राजा? सो यस, संपूर्ण बैच के बच्चों, आर यू हैप्पी कि आपने जितना पढ़ा था वो पूरा का पूरा आपको आ रहा है? चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ रॉरा साइनिंग ऑफ।